हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका नाम है सर्कल और उसका जो सब टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सिस। तो आज हम रेडिकल एक्सिस के बारे में, उसको कहते क्या है, किस तरीके से उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम रेडिकल एक्सिस पढ़ते हैं तो एक और सब टॉपिक है उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट from a given external point P। अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्यों उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसमें जो है रेडिकल एक्सिस है उसका थोड़ा सा यूज आएगा, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम पहले पढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो लेट कर लेते हैं, let the given circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ये हमको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और एक हमें एक्सटर्नल पॉइंट p गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y2। एक हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट P गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू गिवन सर्कल। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लेते हैं, फिर रेडिकल एक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये गिवन एक्सटर्नल पॉइंट P है x1 y1 और ये टेंजेंट है हमारे पास PT और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है C जिसके कोऑर्डिनेट है -g -f। इस PT की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। First of all, we join point P and C, and this is called radius of the circle. Radius of the circle r equal to under root g square plus f square minus c. Okay. 10th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बल्कि दो थ्योरम थी जो यूज होगी यहाँ पर। एक तो हमने पढ़ी थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है। एक्सटर्नल पॉइंट P से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल इन लेंथ होती है। और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट और रेडियस के मिड का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस के मिड का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? क्यों? एक एंगल अगर 90 गिवन है तो हमारे दिमाग में दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और एक स्लोप का यूज कर सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये वैल्यू हमको गिवन है PC की वैल्यू हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडर रूट x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर, देन x1 minus x2 तो x1 plus g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये हो गई वैल्यू PC। और TC की वैल्यू जो गिवन है वो है R और R इक्वल टू है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PTC, इस ट्रायंगल PTC में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। देन PT स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर। PT स्क्वायर की वैल्यू जो है हो जाएगी PC स्क्वायर माइनस TC स्क्वायर। PT स्क्वायर है ये 90 डिग्री है तो ये हाइपो हो गया PC, तो PC स्क्वायर इक्वल टू होगा PT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर। तो हमें तो PT स्क्वायर PC स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देन PT स्क्वायर इक्वल टू हाइपो माइनस बेस, तो PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देन PT स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PC स्क्वायर की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर के साथ में ओपन कर लेते हैं। x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f(y1) माइनस TC स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c।
देन फॉर्मूला इसका ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2f(y1) प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कट कर देते हैं, तो यहाँ से pt की वैल्यू जो आ जाएगी वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। ये जो है pt स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई। तो pt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, pt इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रूट में s1। s क्या है इसमें, ये जो सर्कल है ना इसी का नाम हमने रखा है s1 इक्वल टू 0। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये s1 की इक्वल है, s की इक्वल है, ये जो है वो s की इक्वल है। तो s1 क्या हो जाएगा, x की जगह पे x1 पॉइंट पुट कर देंगे और y की जगह पे y1। तो हमें ये बताना था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो pt इक्वल टू रूट s1 होती है। क्या करेंगे, जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसको हमने s इक्वल टू लेट कर लिया होगा और फिर s की जगह पे जब हम s1 यूज करेंगे तो सर्कल में जहां जहां पर x है और y है वहां पर x की जगह पे x1 पुट कर देंगे और y की जगह पे y1 पुट कर देंगे। ओके, तो pt इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट s1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे अपने रेडिकल एक्सिस में कि रेडिकल एक्सिस में इसका क्या यूज है। तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट V से इस सर्कल। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप, उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है रेडिकल एक्सिस। तो ये जो हमने पढ़ा अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये जेई का पार्ट है। अभी जो हम रेडिकल एक्सिस पढ़ने जा रहे हैं वो भी जेई का ही पार्ट है, एनसीईआरटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेडिकल एक्सिस। क्या है रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम एक बार और 10th क्लास की थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो 10th क्लास की थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ होती है और वो इक्वल लेंथ होती है, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर जो सर्कल गिवन है हमारे पास वो एक सर्कल पे दो टेंजेंट नहीं होगी, दो सर्कल होंगे, अलग अलग दो सर्कल गिवन होंगे और उस पे किसी एक्सटीरियर पॉइंट P से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो अगर इक्वल लेंथ होती है, फिर से एक बार रिपीट करना है, हमें दो सर्कल गिवन होंगे। 10th क्लास में एक ही थ्योरम थी, उसमें था एक ही सर्कल गिवन था, उसमें एक्सटीरियर पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ था। यहाँ पर क्या है, दो सर्कल हमको अलग अलग गिवन है, दो सर्कल हमको अलग अलग गिवन है। उन दो सर्कल में किसी एक्सटीरियर पॉइंट P से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो अगर इक्वल लेंथ आती है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है। उन सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करा देंगे
उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करा देंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी वही लाइन जो है वो रेडिकल एक्सिस है। उस पॉइंट P का जो लोकस होगा वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो हम क्या करेंगे अब रेडिकल एक्सिस के लिए लेट कर लेते हैं, लेट the two circle whose equation be s1 equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and s2 equal to x square plus y square plus 2, इसको 1 लेट कर लेते हैं, g1 f1 c1 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0। ये दो सर्कल हमने लेट कर लिया था। इनके सेंटर क्या क्या होंगे? फर्स्ट सेंटर होगा -g1, -f1 और फर्स्ट वाले की रेडियस की वजह से कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, तो हम सेंटर दूसरे का लेट कर लेते हैं -g2, f। अगर सर्कल हमको गिवन है तो इसका मतलब है हमें उसकी रेडियस पता है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हमको पता है। सर्कल अगर हमको गिवन है तो उसका सेंटर पता है और रेडियस भी पता है। यहाँ पर हमारे काम का सिर्फ सेंटर है तो हम सेंटर निकाल लेते हैं कि पहले वाले का सेंटर -g1, f1 है और दूसरे का सेंटर -g2, f2। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि रेडिकल एक्सिस होता क्या है। तो दो सर्कल हमारे पास गिवन है, ये हमने एक सर्कल लेट कर लिया फर्स्ट सर्कल और ये लेट कर लिया हुआ है सेकंड सर्कल। इस सर्कल का एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट लेट कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल में ये जो है और ये इसका सेंटर C1 हो जाएगा और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P यहाँ हो सकता है वो पॉइंट, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ से और एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हो सकता है हमारा P या हो सकता है ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। इस लाइन में कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट P के हो सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ से इक्वल ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ से ये टेंजेंट इक्वल इन लेंथ है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये टेंजेंट इक्वल इन लेंथ आ जाए। तो ये जितने भी पॉइंट P हमको मिल रहे हैं, इन सारे P पॉइंट का जो लोकस होता है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दो सर्कल हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है? कोई एक्सटर्नल पॉइंट P लेना है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उन दो सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है और अगर वो दो टेंजेंट इक्वल इन लेंथ है, तो इस पॉइंट P का जो लोकस होता है वो क्या हो जाएगा? रेडिकल एक्सिस। ये जो P पॉइंट का लोकस पूरा का पूरा बन रहा है, ये दिस इज नोन एज रेडिकल एक्सिस। तो इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द टू सर्कल आर इक्वल। फिर से एक बार देखते हैं, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, राइट डाउन, ये डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, radical axis of two circle is a locus of a point, which moves such that the length of radical axis of two circle is the locus of a point which moves such that the length of tangent drawn from two circle are equal in length। इस तरह के P पॉइंट जो है, बहुत सारे इनफाइनाइट P पॉइंट मिल सकते हैं। उन सारे इनफाइनाइट P पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा देते हैं
तो ये जो लाइन हमको मिलेगी इस पॉइंट P का जो लोकस हमको मिलेगा उसी का नाम हो जाता है रेडिकल एक्सिस। बात क्लियर हो रही है? तो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन हमने यहाँ पे नोट कर दी है, वो नोट कर लेंगे आप। उसके बाद रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे, हाउ टू फाइंड रेडिकल एक्सिस इक्वेशन। तो रेडिकल एक्सिस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम है PT1 और इसका नाम है PT2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, PT1 इक्वल टू PT2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है हमारी कहती है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से जब दो टेंजेंट, दो सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट अगर इक्वल इन लेंथ आती है तो उनका जो लोकस होता है, उनसे जो लोकस हमें मिलेगा, पॉइंट P का जो लोकस मिलेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडिकल एक्सिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो अगर हमारे पास P और ये ब्रैकेट इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं H और K है, तो हम क्या करेंगे, PT जब S वाले पहले वाले सर्कल वहां पर हमने उसका नाम S1 रखा था, X और Y, X1 Y1 रखने के बाद हमने रखा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें दो सर्कल का यूज करना था तो हमने इसका नाम S1 और S2 रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, S1 मतलब रूट के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन कहती है कि अगर हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो जो ओरिजिनल सर्कल है उस पर रूट लगा दीजिए और रूट लगाने के बाद उन पॉइंट को x और y की जगह पे पुट कर देते, तो वो हमारा क्या जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से उस सर्कल। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट S1 करके जो बनेगा वो गिवन सर्कल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, h, और y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, k। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2 into h प्लस 2f2 into k प्लस c2। ये पुट कर दो, PT1 इक्वल टू PT2 में ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड अंडर रूट कैंसिल हो गया और h स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू भी कट हो जाएगी। आप इतना नोट करें, फिर इसको इरेज करके मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये ऊपर यहाँ पर नोट कर लीजिए। ओके तो इसी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS, और स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k और प्लस c1 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h 2f2k प्लस c2। कैंसिलेशन कर लेते हैं, h स्क्वायर और k स्क्वायर कट हो जाएगा और सबको वन साइड में ले आते हैं, तो 2g1 माइनस g2, थोड़ा काम डायरेक्ट कर लेते हैं, h वाले टर्म एक साइड, 2g1 माइनस g2 into h 2f1 माइनस f2 into k प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब हमें जो पॉइंट P है जिसका लोकस हमको बताना था, उस पॉइंट P का लोकस हमने h और k लेट किया है। तो जब भी कभी लोकस हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम hk को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, x और y में। तो हम क्या करेंगे, h is replaced by x and k is replaced by y। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी 2g1 minus g2 into x 2f1 minus f2 into y प्लस c1 minus c2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है यही हमारी है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये जो हमारी इक्वेशन आई है यही हमारी इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। क्लियर हो गई? ओके, तो हमें ये कंडीशन हमें नहीं लर्न करनी है, हमें जो लर्न करनी है वो ये लर्न कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ
T1 और T2 इक्वल करा देंगे और उसके बाद फिर ये कंडीशन हमारी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि वैसे ही हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने के लिए, तो हम कितने सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जरूर लर्न करेंगे कि रेडिकल एक्सिस आखिर में होता क्या है। रेडिकल एक्सिस जो होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल लेंथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वल करा के ये वैल्यू ले आते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा यूनिटी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेंगे आप लोग। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन सर्कल, इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर यूनिटी। वो जो है पॉजिटिव होने चाहिए एंड यूनिटी होने चाहिए। मान लीजिए मैंने माइनस में दे दिया और माइनस का 2 कोएफिशिएंट है, तो हम पहले -2 से डिवाइड कर देंगे, तो कोएफिशिएंट जो सर्कल की इक्वेशन है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। तो वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे लिख देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब भी कभी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं कि चाहे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला निकालें या फिर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट यूज करें, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फाइंड आउट करने के लिए या तो हम पूरा प्रोसेस यूज करें तो हो जाएगा हमारा सही। लेकिन उसमें भी सर्कल का सेंटर तो माइनस है तभी आएगा जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सर्कल की जनरल इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर पॉजिटिव एंड यूनिटी। एक बार जेई में ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ था, उन्होंने सर्कल की इक्वेशन गिवन किया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 और कुछ पॉइंट भी गिवन थे, जितना याद नहीं मुझे क्या गिवन थे। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया यहाँ पर कि इसको इधर ले आके माइनस करके डायरेक्ट अंडर रूट लगा दिया, उसका गलत है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/2 ये हमारा एक्स हो जाएगा। और फिर जो भी पॉइंट गिवन है वो यहाँ पे अंडर रूट लगा के पॉइंट पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से कि हमें करना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वेट करा देना है रेडिकल एक्सिस में। रेडिकल एक्सिस कुछ खास टिपिकल है, टफ नहीं बोल सकते कि टफ है, इसमें हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है और दोनों को इक्वेट करा देना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसमें जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो जो है उसमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस, और फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम मिला तो नहीं तो आज हम केवल कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रेडिकल एक्सिस की, कितनी प्रॉपर्टीज में वर्क करती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं 2 मिनट। ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है, 2 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, आपको थोड़ा कंफर्म भी हो जाएगा कैसे करते हैं। तो राइट डाउन
फाइंड द क्वेश्चन है ये रेडिकल एक्सिस पे बेस्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस of two circle x square plus y square minus 2x, x square plus y square minus 2x plus 3y minus 4 equal to 0, and 2x square plus 2y square minus x plus 4y minus 5 equal to 0. Find the equation of radical axis of two circle this and this. Okay, note करिए. पहले आप ट्राई करिए, देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक दफा मैं सॉल्व करता हूं. क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर पॉजिटिव होने चाहिए और यूनिटी होने चाहिए. यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं है, तो पहले हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे. ये जनरल इक्वेशन है, ये जो डायरेक्ट है तो s1 इक्वल टू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाय 2 प्लस 2y माइनस 5 बाय 2 इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाय 2 प्लस 2y माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 0. इसका नाम यहाँ पर रख लेंगे s2. s2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाई 2 प्लस 2y माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 0. अब बस फॉर्मूला लगा देना, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. अभी हमने pt1 और pt2 जब हमने इक्वल किया था, मैं बोला था यहाँ पे pt1 इक्वल टू pt2 होता है, तो ये हो जाएगा pt1 इक्वल टू pt2 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट s1 और ये रूट s2. तो ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी? s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. तो बस s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब अगर x की जगह में x1 और y की जगह y1 रखें, फिर लोकस करें, hk करें, बात तो वही है कि hk को फिर xy में ट्रांसफर करना ही पड़ता है. तो हम डायरेक्ट करते हैं ना, हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं, तो हम क्यों पहले hk रखें, बाद में फिर उसको xy में ट्रांसफर करें, और x की जगह पे h और y की जगह पे x1 y1 रखें, उसकी कोई जरूरत नहीं है. हमारा एक लाइन में आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाई 2 प्लस 2y माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस 2y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 0. है सब साथ में? समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं हो रहा है? क्लियर है? ओके. तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे कट हो जाएंगे यहाँ से, और बस इनको और x को एक साथ कर लेते हैं और y को एक साथ कर लेते हैं. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 2x प्लस x बाई 2 प्लस 3y माइनस 2y माइनस 4 प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 0. 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस 3x बाई 2 प्लस y और 4 2 जा 8 प्लस 5 माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 0. माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो जो हमारा आंसर है मैं इसको इधर कर देता हूँ, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. ये माइनस, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, बाकी सब ऐसे. तो ये है एक क्वेश्चन इजी. हमें सीधे क्या करना होता है, दोनों सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है रेडिकल एक्सिस का, कि हमको क्या करना है,
रेडिकल एक्सिस में दोनों सर्कल की इक्वेशन को एक से दूसरे को माइनस कर देना है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। सारे क्वाड्रेटिक वाले टर्म कट हो जाएंगे, सारे लीनियर वाले टर्म आ जाएंगे, क्योंकि रेडिकल एक्सिस तो एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन तो लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर लीनियर फॉर्म में होगी तो फिर उसके लिए क्वाड्रेटिक वाले टर्म कटने होंगे, तो क्वाड्रेटिक वाले टर्म कट करा दिए और लीनियर में इक्वेशन हमने अपना आंसर दे दिया। ओके, बात करें राइट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कई सारे डेफिनेशन में मिलेगी, कई सारी आगे प्रॉपर्टी में यूज करेंगे इसका। रेडिकल एक्सिस की अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन निकाली थी, तो एक बार उसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लेट कर लिया, दो सर्कल की इक्वेशन है, s1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस एक बार लिख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म तो कट जाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, अभी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो इसी पे बेस्ड है। हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दो सर्कल अगर है, ये हमने लेट कर लिया, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये हमारे पास है, दो सर्कल है, ये C1 और C2, इसके कोऑर्डिनेट माइनस G1 माइनस F1 और C2 के कोऑर्डिनेट है माइनस G2 माइनस F2। ये जो दो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है और जो रेडिकल एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमको डिराइव करना है। और ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल। इसको प्रूव भी कर देते हैं 2 मिनट में। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा, y वाले टर्म वन साइड, बाकी टर्म सेकंड अदर साइड पे ले जाते हैं, और हमें सिर्फ इसका स्लोप निकालना है। हम चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x को उधर ले जाते हैं और अपॉन में भेज देते हैं। तो यहाँ से स्लोप ऑफ, यहाँ डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस कितना हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा एक लाइन दिखा देता हूँ, 2f1 माइनस f2 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स g1 माइनस g2 इंटू x प्लस c2 माइनस c1, देन y इक्वल टू माइनस 2 f1 माइनस f2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये 2 तो कट हो जाएगा, माइनस का g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2 इंटू x प्लस c2 माइनस c1 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f2। इसको कंपेयर कर लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो जो स्लोप है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस वो हमारा कितना आने वाला है, माइनस का g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। ये हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस आ गया,
इस C1 C2 का भी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ C1 C2 तो कितना हो जाएगा, C1 C2 का हम स्लोप निकालने जा रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, स्लोप ऑफ C1 C2 m से डिनोट कर रहे हैं स्लोप को, ये x1 y1 ये h2 y2, तो y2 माइनस y1 तो माइनस का f2 प्लस f1 अपॉन माइनस का g2 प्लस g1, देन कितना हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर हमारे पास f1 माइनस f2 है तो इसको भी लिख लेते हैं f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2। ये m1 था, इसको अगर हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा m1 है और इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम है m2, तो क्या m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आएगा, देख सकते हैं आप, g1 माइनस g2 कट हो जाएगा और f1 माइनस f2 भी कट हो जाएगा, तो m1 और m2 की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू होता है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू सर्कल। ओके, बात क्लियर है? लिख लेते हैं इसको, ना नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, ये ऊपर का मैं बता देता हूं, नोट कर लेते। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? द रेडिकल एक्सिस is perpendicular to the line joining center of two circle, line joining center of two circles. The radical axis is perpendicular to line joining center of two circles. ये जो radical axis होगा ये हमेशा perpendicular होगा, ये रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा हर एक केस में। जब भी कभी दो सर्कल होंगे उनके सेंटर को ज्वाइन करा देंगे तो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। कभी कभी हम इसका डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो जो सेंटर है, सर्कल के जो सेंटर है उनको ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इसको क्या कहता हूं मैं, ये नोट हो गया। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इसको डायरेक्ट पहले मैं लिख देता हूं फिर उसको ड्राइव करता हूं। जैसे पहले मैंने ड्राइव किया फिर लिखा, तो पहले लिख देते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। वहां पर हमने पहली प्रॉपर्टी समझ ली है कि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल है, दोनों सर्कल के जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है और जो रेडिकल एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, बात क्लियर है? उसके बाद दूसरा जो है वो लिखते हैं रेडिकल एक्सिस के बाद सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी लिख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है, if two circles have equal radii, then radical axis, if two circles have equal radii, then radical axis is bisect the line joining center of two circle। इसमें क्या है,
हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या रेडिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी होता है क्या? तो उसी के बारे में ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हर एक केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर हर केस में होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर हर केस में होगा, लेकिन बाइसेक्टर किसमें होगा? बाइसेक्टर का मतलब जो सेंटर की लाइन को बीचों बीच से कट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो है बाइसेक्टर। तो ये केस सिर्फ इकलौता यही केस है कि जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम होगी, जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम होगी, सेंटर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम होगी तभी वो बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम अभी प्रूव कर लेते हैं। हमने लेट कर दिया, लेट द टू सर्कल, फर्स्ट सर्कल हमने लेट कर लिया, इसको मैं ऐसे डायग्राम से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इस तरीके से हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया होगा। ये एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस 1 है, जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 है और रेडियस की वैल्यू जो है वो 1। एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + y² = 1। और यहां से एक और ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। एक दूसरा सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 8, 0 है, एक ये मैंने कंसीडर किया हुआ है। इसकी भी रेडियस कितनी है? इसकी भी रेडियस जो है वो 1 है। फर्स्ट वाले सर्कल की भी रेडियस 1 है, सेकेंड वाले सर्कल की भी रेडियस 1 है। बस इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 8, 0। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 8 होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट 8 हो गए। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। सेंट्रल फॉर्म, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 8, 0 रख देते हैं यहां। तो x - 8 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1² यानी कि 1। अब यहां पर हम इसको s1 और s2 लेट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका रेडिकल एक्सिस कहां पर इनमें बीच में कहां पर लाई है। तो लेट s1 इक्वल टू x² + y² - 1 and s2 इक्वल टू x - 8 होल स्क्वायर प्लस y² - 1। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस s1 - s2 इक्वल टू 0। s1 - s2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + y² - 1। इसको डायरेक्टली ओपन कर देते हैं। x², 8² 64, 2ab -16 है तो +16x और -y² + 1 इक्वल टू 0। ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, y² कट हो जाएगा, x² भी कट हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16x इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 4। ये जो हमारा आंसर आया है ये है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस x इक्वल टू 4। तो अगर हम ध्यान दें यहां पर तो ये देखिए, ये हमारा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ये रेडिकल एक्सिस है हमारा जो बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है। यहां से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें तो 4 है, और अगर इस 4 से 8 की डिस्टेंस देखें तो ये भी 4 है। तो हमारा जो रेडिकल एक्सिस है, इसका नाम लिख लेते हैं, ये जो है रेडिकल एक्सिस है। और इसकी जो इक्वेशन आई है वो x इक्वल टू 4 आई हुई है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि if two circles have equal radii, दो सर्कल लेट किए हुए हैं जिनकी रेडियस सेम है, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल। सिर्फ यही एक इकलौता केस है कि जब रेडियस की वैल्यू इक्वल होगी तभी रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर तो हर केस में होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट वाले में तो जनरली लिया हुआ था कि दोनों सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस और रेडिकल, दोनों सर्कल के सेंटर का स्लोप और रेडिकल एक्सिस का स्लोप किसी कोई कंडीशन नहीं ली थी, उसमें तो डायरेक्ट लिया हुआ था। तो m1 into -1 आ गया था। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर तो हर केस में होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में बाइसेक्ट करे।
बाइसेक्ट कब करेगा? जब दोनों सर्कल की रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बात क्लियर है? ओके, नोट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, इसको भी पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको डिराइव कर लेंगे कि क्या होती है, कैसे समझ में आएगी। राइट, if two circles have different radii, then if two अभी हमने केस लिया था उसमें दोनों सर्कल के रेडियस सेम लिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल की रेडियस को जो है वो डिफरेंट ले लेंगे, एक छोटा सर्कल ले लेंगे, एक बड़ा सर्कल ले लेंगे। तब हम देखेंगे कि रेडिकल एक्सिस जो है वो कहाँ पर लाई करता है, बिगर के पास आता है कि जो स्मॉलर है उसके पास जाता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इफ टू सर्कल हैव डिफरेंट रेडियाई देन radical axis is closer to bigger circle। ये कहना चाहते हैं कि अगर दो सर्कल दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक छोटा है, एक छोटी सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो जो दूसरा वाला जो बिगर सर्कल है उसी के पास में रेडिकल एक्सिस लाई करेगा। जो बिगर सर्कल है उसी के पास में रेडिकल एक्सिस लाई करेगा, यानी यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करेगा, परपेंडिकुलर होगा लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई? अभी इसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूव कर देंगे कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, लेट कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं, फिर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसे हम आपको शो कर देंगे इस तरीके से। 0 1 2 3 4 5 6, चलो 8 तक ही ले लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया, इस सर्कल को ले लेते हैं, थोड़ा सा सर्कल की तरह लगना चाहिए। एक सर्कल हमारा ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया जिसकी रेडियस हमने 2 लेट कर लिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा हमारा सर्कल। तो ये सर्कल हमारा हो गया इस तरीके से। इस सर्कल की रेडियस जो है वो 2, ये 2 है और ये 2। इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x² + y² = 1। अभी भी x² और y² सेंटर जो है वो 0 0 है। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट C2 कोऑर्डिनेट 8, 0। पहले के सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 और दूसरे के सेंटर के कोऑर्डिनेट 8 0। तो अब हमारे पास 0 0 और 8 0 करके दो सर्कल हमारे पास आ गए। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 8 होल स्क्वायर प्लस y² = रेडियस कितनी है, 2 हो गई है, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगी। तो अब S1 क्या हमारा हो जाएगा, S1 = हो जाएगा x² + y² - 1 एंड S2 = क्या हो जाएगा, x - 8 होल स्क्वायर प्लस y² - 4। अब फिर वही काम कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकाल लेते हैं। और अगर इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कहाँ पर लाई करती है, बिगर के पास में जाती है कि स्मॉलर के पास में जाती है, तो एक प्रॉपर्टी हमारे लिए फिर नहीं हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हम बगैर एग्जांपल के डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो लिखेंगे कि क्लोजर टू बिगर सर्कल। जो हमारा ये इक्वेशन है
वो बिगर सर्कल के पास लाई करेगा रेडिकल एक्सिस। निकालिए S1 S2 0 करके निकाल के देखिए कितना आने वाला है। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस is equal to S1 S2 equal to 0 और डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 8 टू जो 16x माइनस y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर और y स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर कट हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x प्लस का 16x 64 और 165 65 माइनस 4 65 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 64 और 4 60 और 61 तो माइनस का ये 61 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 61 अपॉन 16 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा 16x ये 64 माइनस और ये 1 माइनस 64 और 165 और प्लस 4 ये माइनस 4 होगा माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल ये कितना आएगा इसको देख लेते हैं। 16 4 जा होता है 64 16 4 जा 64 और 16 3 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगा यार 3 पॉइंट समथिंग कितना आएगा पूरा एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 3 जा 48 3 पॉइंट समथिंग आएगा 16 3 जा 48 बल्कि अगर हम कह रहे तो 16 4 जा 64 है तो 64 के लगभग पास में है तो हम इसको 3.8 समथिंग लेट कर लेते हैं। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे अप्रॉक्स यहां पर लिख लेते हैं 3.7 भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमें सिर्फ ये देखना था कि रेडिकल एक्सिस जो है वो बिगर सर्कल के क्लोजर होगा कि स्मॉलर सर्कल के क्लोजर होगा। तो हमने देखा कि ये 3 पॉइंट समथिंग का मतलब लगभग यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा रेडिकल एक्सिस है। ये लाइन जो है वो हमारी रेडिकल एक्सिस ये रेडिकल एक्सिस है और ये रेडिकल एक्सिस है x इक्वल टू 3.8 तो 3.8 अगर यहाँ सेंटर से देखें तो इसकी डिस्टेंस अगर हम यहाँ से भी देखें तो ये डिस्टेंस 1 2 और 2 पॉइंट समथिंग है जबकि यहाँ पर ये 1 और ये 2.1 समथिंग या 2 समथिंग है और यहाँ पर ये 2.8 समथिंग। तो इसका मतलब यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि जो रेडिकल एक्सिस होता है वो क्लोजर टू बिगर सर्कल होगा। जो सर्कल जिसकी सर्कल की रेडियस बड़ी होगी रेडिकल एक्सिस उसी के पास है। जितना ये सर्कल बढ़ता जाएगा उतना ये रेडिकल एक्सिस जो है इसके पास आता है। बात क्लियर होगी? तो लिख लेते हैं ये भी प्रॉपर्टी होगी हमारी कि if two circle have different radii then radical axis is closer to bigger circle। ये बिगर सर्कल के क्लोजर होगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारी वो भी लिख लेते हैं। राइट डाउन इफ टू सर्कल टच ईच अदर। मैं भी लिख लेता हूँ सर। इफ टू सर्कल touch each other externally then radical axis is common tangent of two circles। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस जो होता है वो उसका कॉमन टेंजेंट हो जाता है। तो उस केस में कॉमन टेंजेंट को ही हम रेडिकल एक्सिस
बोल देते हैं। कैसे देख लेते हैं, याद तो हमें रख लेंगे, एक थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया हमारे पास। इस सर्कल का सेंटर C1 और ये C2 हो गया, और ये सेंटर में ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी थी कि जो रेडिकल एक्सिस होता है और जो सेंटर ज्वाइनिंग करने वाली लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। उसका काम यहाँ पर आया। क्यों, देख लेते हैं कैसे। ये तो हमें लर्न करना ही है कि जो कॉमन टेंजेंट है यही एक कॉमन टेंजेंट आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दें, कुछ इस टाइप से चली जाए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये कॉमन टेंजेंट हो जाए, यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जो इसकी होगी वो इसकी सीकेंट बन जाएगी। एक ये भी तो हो सकता है, ये यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, और ये हमारी पहली वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है कि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो सिर्फ यही एक लाइन है जो 90 डिग्री बना रही है, ना तो ये बना पा रही है और ना ये बना पा रही है। हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि जो पॉइंट ए है, अगर हम उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका नाम हमने रख लिया S1 है और ये S2 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए से S1 पर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम दूसरे से ड्रॉ करें, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू S1, ये भी 0। अगर हम यहां से देखें तो इस सर्कल में लेंथ ऑफ टेंजेंट 0, इस सर्कल पे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? 0। दोनों में अगर हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 हो गई तो इक्वल होगी, क्योंकि दोनों 0 है कि नहीं? हमने जो पढ़ा था उसमें यही तो पढ़ा था कि जो रेडिकल एक्सिस होता है वो होता क्या है? रेडिकल एक्सिस होता है किसी एक पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट, दूसरे सर्कल पे टेंजेंट, दोनों की लेंथ इक्वल आ जाए। यहाँ पर दोनों की लेंथ इक्वल आ गई, पहले वाले से भी देखें तो 0 है और दूसरे वाले की देखें तो भी 0 है। तो अगर दोनों की 0 आ गई है इसका मतलब वो दोनों इक्वल हो गई। तो जो इनका जो लोकस होगा, जो इसका लोकस होगा वो क्या बन जाएगा? वही तो बन जाएगा रेडिकल एक्सिस, और वही क्या है? कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन टेंजेंट, जो कॉमन टेंजेंट है वही क्या बन जाएगा? हमारा रेडिकल एक्सिस। तो थर्ड केस या प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या होगी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट है हमारी, वही हमारी क्या बन जाएगी? रेडिकल एक्सिस बन जाएगी। ओके, बात क्लियर है? अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट है वही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बनेगी। फॉर्मूला हमारा वही होगा S1 - S2 = 0, Pt1 = Pt2, then S1 = S2, S1 - S2 = 0। तो यही हम डायरेक्ट यूज करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि जो कॉमन टेंजेंट है वही हमारी क्या बन जाएगी? रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इफ टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। तीन केस हमने पहले भी पढ़ लिए। फर्स्ट वाला केस क्या था कि जब वो दोनों एक सेंटर और परपेंडिकुलर होगा रेडिकल एक्सिस। दूसरा हमने पढ़ा कि जब दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी तो वो परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी बन जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा कि जो बिगर सर्कल होता है और जो स्मॉलर सर्कल है, तो बिगर सर्कल के पास में ही रेडिकल एक्सिस क्लोजर होगा, उसके पास से ही होगा, दूसरे छोटे वाले सर्कल से दूर होगा। और चौथा केस हमने पढ़ लिया कि जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो कॉमन टेंजेंट है वही रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? ओके, लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या डिफरेंस हो जाएगा दोनों में? ये दोनों सर्कल एक दूसरे को अब इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोनों अभी सर्कल दोनों को टच कर रहा है, ये सर्कल इसको टच कर रहा था, अब ये एक्सटर्नल टच के साथ ही कट करेगा। तो अब दूसरा केस हो जाएगा कि जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तब क्या होगा? तो लिख लेते हैं, ये भी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5।
प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख लेते हैं, फिर उसको डिराइव कर लेंगे या समझ लेंगे किस तरीके से हमारा बनता है। राइट डाउन, इफ टू सर्कल कट each other, then radical axis is common chord. Radical axis is common chord of two circle. अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो जो रेडिकल एक्सिस होगा और जो कॉमन कॉर्ड होगा, पीछे के लेक्चर में हम कॉमन कॉर्ड के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सेम इक्वेशन होता है S1 - S2 = 0। तो जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है वही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रेडिकल एक्सिस जो होगा वही कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है वही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। एक सर्कल हमारा ये है और एक सर्कल हमने ये कट करा दिया यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बिगर सर्कल लेंगे। ये सर्कल सेंटर C1, ये S1 = 0 एंड ये S2 = 0। दो सर्कल हमने लेट किए हुए थे, पहले से ही हम लेट करके चल रहे हैं सारे पॉइंट पर। स्टार्टिंग में भी हमने सर्कल लेट किया हुआ है S1 और S2 = 0। तो अब यहाँ पर जो ये कॉमन कॉर्ड है यही हमारी जो है वो रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। ये रेडिकल एक्सिस भी होगी और यही जो है वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस भी यही होगा और कॉमन कॉर्ड भी यही होने वाला है। कैसे? अगर हमसे कोई पूछो वैसे तो हम रट लेते हैं, समझते नहीं है, तो हमें रटने के साथ समझना भी है कि ऐसा होता क्यों, ये क्यों ऐसा हो जाता है कि कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस क्यों बन जाती है। तो हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने पहले कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है। हमने पढ़ा था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को, अगर दो सर्कल अगर हमने लेट किया हुआ है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया हुआ है, उससे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और अगर वो इक्वल इन लेंथ है तो जो होता है रेडिकल एक्सिस जो होता है वही हमारा जो रेडिकल एक्सिस होगा, ये जो पॉइंट P का जो लोकस होगा वही रेडिकल एक्सिस होगा। हमने यही तो पढ़ा अभी पहले वाले थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा कि एक पॉइंट P से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दो सर्कल पे और वो इक्वल इन लेंथ हो जाती है तो वो जो पॉइंट P है हमारा वही हमारा क्या हो जाता है, उस पॉइंट P का जो लोकस है वो रेडिकल एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही है। अगर हम देखें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा होता क्या होगा। याद तो हमें रखना ही है लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम A to S1 टेंडिंग टू 0। अगर हम पहले सर्कल पे देखें इस पॉइंट A से तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0। दूसरे सर्कल से सिमिलरली करके देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम A to S2, ये भी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब इन दोनों सर्कल पे एक पॉइंट ऐसा मिल गया है जिसके दोनों टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंडिंग टू 0 है और दोनों 0 है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। और रेडिकल एक्सिस अपना यही कहता है चिल्ला के कि अगर एक पॉइंट से अगर हमने जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किया है अगर वो इक्वल इन लेंथ है तो वो जो लाइन मिलेगी वो वही रेडिकल एक्सिस होगा। तो यही लाइन जो है वो कॉमन कॉर्ड भी होती है और यही क्या बन जाएगी, रेडिकल एक्सिस भी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें पहले सर्कल पे, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें दूसरे सर्कल पे, दोनों की लेंथ जो है वो 0 हो रही है और 0 हो रही मतलब इक्वल हो रही है। और अगर इक्वल हो रही है तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगी और ये लाइन रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगी तो फिर ये रेडिकल एक्सिस भी हो जाएगा। तो कॉमन कॉर्ड यही यहाँ पे लिखा हुआ है, if two circle cut each other then radical axis is common chord of two circle। अगर दो सर्कल एक दूसरे को
कट करते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होती है वही रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर वही है, सिमिलरली करके बी के लिए अगर हम लिखना चाहें, सिमिलरली यही जो हमने बातें यहाँ पर ए के लिए किया हुआ है वही अगर हम बी के लिए भी करें कि बी से अगर हम पहले सर्कल पे देखें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ 0, अगर हम बी से दूसरे सर्कल पे लेंथ ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ भी 0। तो अगर दोनों की लेंथ 0 हो गई तो दोनों की टेंजेंट की लेंथ सेम हो गई। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा और वही कॉमन कॉर्ड है। तो इसका मतलब अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होती है वही रेडिकल एक्सिस हो जाती है। जब दोनों टच करते हैं तो जो कॉमन टेंजेंट होती है वो हो जाएगी रेडिकल एक्सिस। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाएगी। लिख लेंगे इसको जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी क्या हो जाएगी, हमने क्या किया, दोनों सर्कल को हमने पहले टच करा दिया, फिर एक सर्कल को और थोड़ा पास में ले आए तो दोनों कट कर गए। अब हम जैसे हमने एक्सटर्नल टच के पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो रेडिकल एक्सिस कहाँ लाई करेगा। तो राइट है, इफ टू सर्कल टच each other internally, if two circles touch each other internally, then radical axis is common tangent of two circles। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो रेडिकल एक्सिस होगी वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी उन दोनों सर्कल की। समझ लेते हैं, फिर भी वैसे तो हमने इसको लर्न करना ही करना है, लेकिन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो कॉमन टेंजेंट है वही रेडिकल एक्सिस क्यों बन जाती है। रीजन वही सेम है, पुराना पिछला वाला जो हमारा था उसमें क्या था, पुराने वाले में था कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बार-बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि एक अगर एक्सटीरियर पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं और अगर वो इक्वल इन लेंथ है तो इसका मतलब है कि वो जो लाइन है वही रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। और इस इन केस में जो ये वाला केस है, जो हमारा ये केस है, इसमें कॉमन टेंजेंट का काम करें। तो अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ये सर्कल हो गया और ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमारा, एक ये सर्कल हो गया, इसका सर्कल C1 हो गया, इसका C2 हो गया, ये S1 और ये S2 इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट सर्कल है S1 इक्वल टू 0, ये सेकंड सर्कल है S2 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका है वो सेम कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर वाला जो टच किया था हमने, उनका दोनों का सेम है। जो इसको क्या किया था, इसको उठा के इधर रख दिया था तो ये बन गया था, भाई इसको उठाओ और यहाँ रख दो। तो यही हमने क्या इसमें हमने क्या समझने के लिए कैसे समझा था, हमने ये समझा था कि ये सर्कल अगर इधर आ गया तो इस पॉइंट A से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पहले सर्कल में तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी और दूसरे सर्कल पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो वैल्यू भी 0 आएगी। यानी कि दोनों एक पॉइंट से दो सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो गई। एक पॉइंट A से दोनों सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ इक्वल आ गई है और अगर टेंजेंट की लेंथ इक्वल आ गई है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि वो रेडिकल एक्सिस होगा। और यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जो होगा वही रेडिकल एक्सिस हमारा हो जाएगा। बात क्लियर होगी। चाहे तो हम लिख सकते हैं वही सेम चीजें, लेकिन जरूरत नहीं है। हम पहले वाले इसमें भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा हुआ है कि इस पॉइंट ए से मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर लास्ट बार एक बार और लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट from point A to circle
S1 इक्वल टू 0 या टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं, और सिमिलरली लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B टू सर्कल S2 टेंडिंग टू 0। अगर दोनों टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गई। एक पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो गई है, तो अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ दो सर्कल पे इक्वल हो जाती है, तो वो पॉइंट जो होता है वो कहाँ पर लाई करता है? रेडिकल एक्सिस पे। और ये पॉइंट भी कहाँ पर लाई कर रहा है? कॉमन टेंजेंट पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, then radical axis is common tangent to two circle. Then point A जो होगा, point A lies on radical axis. Then radical axis equal to, ये जो radical axis है यही किसका काम करेगा? कॉमन टेंजेंट का काम करेगा। यही कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, जो रेडिकल एक्सिस है वही कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ओके, बात क्लियर? तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। राइट डाउन, नोट कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी समझ लेते हैं क्या है। इसको मैं नोट नहीं करता हूँ, इसको मैं सिर्फ समझाता हूँ आपको कि कैसे हमको समझना है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वो उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि अगर हमने ये सर्कल ले लिया, इस टाइप से हमारे पास एक सर्कल है ये, और एक दूसरा सर्कल ले लिया, अगर हमारा सेंटर है, दूसरा सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर लाई कर रहा है। ये सर्कल फर्स्ट का सेंटर है और ये सर्कल सेकेंड का सेंटर है। S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। दो सर्कल हमारे पास है, एक सर्कल S1 इक्वल टू 0 और एक सर्कल है S2 इक्वल टू 0। तो अगर ये सर्कल जब यहाँ पर टच कर रहा था, ये सर्कल अगर यहाँ टच कर रहा था, तो जो हमारा रेडिकल एक्सिस था वो यहाँ लाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस सर्कल को इधर की तरफ रोटेट करेंगे, इधर की तरफ घुमाते जाएंगे, इधर की तरफ लेके आएंगे, ये सर्कल जब इधर इसको टच कर रहा होगा, जो अभी हमने लास्ट केस पढ़ा कि जब इंटरनल टच होता है, अब हम क्या करेंगे? इस सर्कल को धीरे धीरे इधर की तरफ खिसकाते जाएंगे अपने, ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। जब हम इस सर्कल को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, लेफ्ट साइड में सर्कल, स्मॉल सर्कल जो है, स्मॉलर सर्कल जो है, जो स्मॉलर सर्कल है, जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये जाते 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 जब इधर की तरफ आएगा, तो जो रेडिकल एक्सिस है वो हमारा किधर जाएगा? जब हमारा ये सर्कल इसको टच कर रहा था, तो रेडिकल एक्सिस यहाँ पर, तब ये रेडिकल एक्सिस यहाँ पर था, अब रेडिकल एक्सिस इधर आ जाएगा। अगर इसको हम एक दूसरे डायग्राम में समझें कि अभी ये फिर ऐसा ही है, और ये हमारा ये सर्कल सेंटर C2 यहाँ पे आने के बाद कुछ इस टाइप से आ गया, दूसरा वाला सर्कल C1, तो अब जो हमारा रेडिकल एक्सिस है वो थोड़ा और आगे निकल जाए। मतलब जैसे जैसे हम इस सर्कल को इधर लेके आएंगे, जैसे जैसे हम इस सर्कल को इधर लेके आते जाएंगे, वैसे वैसे रेडिकल एक्सिस हमारा उधर चलता चला जाएगा। तो कितना उधर तक जाएगा? ये भी तो है पॉइंट कि कहां तक जाएगा, और ये सर्कल कहां तक आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, पहले हमारा सर्कल यहाँ टच कर रहा था, तो ये इसका क्या था? ये कॉमन टेंजेंट थी, रेडिकल एक्सिस था। फिर उसके बाद ये सर्कल धीरे धीरे लेफ्ट साइड में मूव कर रहे थे। जब थोड़ा और आगे मूव किया इसने, इस सर्कल के पास आ गया, थोड़ा यहाँ पर आ गया, तो फिर रेडिकल एक्सिस जो है वो रेडिकल एक्सिस इधर मूव करने लगा। रेडिकल एक्सिस जो है वो राइट साइड में मूव करे। जब हम
सर्कल को लेफ्ट स्मॉलर सर्कल जो कंप्लीटली इनसाइड है बिगर सर्कल के, जब आप उसके अंदर लेके आएंगे, जब इस स्मॉलर सर्कल को लेफ्ट साइड में रोटेट करते जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, तो हमारा जो रेडिकल एक्सिस है वो राइट साइड की तरफ मूव करता जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे करते 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 हम इसके साथ यहाँ पर लेके आएंगे तो रेडिकल एक्सिस और आगे निकल गया। उसके बाद जब ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे, एक ही उसमें आ जाएंगे, जैसे मान लिया ये एक सर्कल हमारा है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो C1 है और जो C2 है वो एक ही हो गए, यही C1 का सेंटर है, यही C2 का सेंटर है, तो हमारा रेडिकल एक्सिस जो होगा वो लाई ही नहीं करता है। तो एक केस ऐसा है जो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे यहाँ पर कि अगर दोनों सर्कल के सेंटर सेम होगा, if two circle are concentric circle, then radical axis does not exist। यहाँ पर लिख लेता हूँ, if two circle are concentric, then radical axis does not exist। अगर दो सर्कल एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, तो रेडिकल एक्सिस उस केस में लाई ही नहीं करेगा। तो होता क्या है, ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको विजिबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। जैसे जैसे ये टच कर रहा था, कॉमन टेंजेंट था, इस सर्कल को लेफ्ट साइड में मूव करते जा रहे थे, मूव करते जा रहे थे इधर की तरफ, रेडिकल एक्सिस इधर की तरफ जाता जा रहा था। उसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ आए, रेडिकल एक्सिस राइट की तरफ उधर चलता चला गया। एक टाइम ऐसा आया इस थर्ड वाले में जब दोनों का सेंटर सेम हो गया तो रेडिकल एक्सिस इनविजिबल हो गया, रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन फिर कब दिखेगा, जब ये सेंटर, ये सर्कल जो है अब इधर आना चालू होगा और लेफ्ट साइड में आएगा, तो फिर इसके लेफ्ट साइड में रेडिकल एक्सिस दिखाई देगा। जैसे यहाँ से आया था, यहाँ से आते आते गायब हुआ। जब कब गायब हुआ, जब यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल था तब ये गायब हो गया, एकदम गायब। पहले इधर से चलते चलते एकदम गायब। उसके बाद जैसे ये सेंटर से थोड़ा सा इधर खिसका, जब ये दोनों का सेंटर सेम हुआ तो रेडिकल एक्सिस गायब, डिसअपीयर हो गया। लेकिन जैसे ही इस सर्कल को अब इधर की तरफ फिर लेफ्ट साइड में घुमाना चालू करेंगे, रेडिकल एक्सिस इधर विजिबल हो जाएगा। और इधर आते आते जैसे जैसे ये सर्कल इधर की तरफ मूव करेगा, रेडिकल एक्सिस अब इसकी तरफ मूव करेगा। मतलब अगर ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो ये इसी तरफ लेफ्ट साइड में मूव करते जाए, इसी की तरफ आने लगेगा। और धीरे धीरे जब ये सर्कल इसको यहाँ पे टच कर देगा तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही होगी? इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे रेडिकल एक्सिस का गेम चालू रहता है। यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल एक्सिस जब ये दोनों इंटरनली टच कर रहे थे, रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट के इक्वल। जैसे जैसे इस सर्कल को हम लेफ्ट साइड में मूव कराते गए, रेडिकल एक्सिस राइट साइड में मूव करता चला गया और आगे चलता चला गया। जैसे जैसे हम इधर रोटेट कर रहे हैं, रेडिकल एक्सिस उधर जाता जा रहा है। धीरे धीरे करते करते जब हमने फिर रेडिकल एक्सिस को कॉन्सेंट्रिक सर्कल में लेके आए, रेडिकल एक्सिस अस्तित्व विहीन हो गया, खत्म हो गया, रेडिकल एक्सिस का नामो निशान मिट गया। उसके बाद जैसे हम रेडिकल एक्सिस को और आगे लेके आए, यहाँ पर लेके आए और आगे लेके आए, इधर की तरफ लेके आए, जैसे यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा भी आगे निकलेगा, रेडिकल एक्सिस विजिबल हो जाएगा राइट साइड में। अभी लेफ्ट साइड में चल रहा था, वहां से डिसअपीयर हुआ, राइट साइड में आ जाएगा। और राइट साइड में आने के बाद जैसे जैसे इस सर्कल को हम इधर रोटेट करते जाएंगे, वो सर्कल जो रेडिकल एक्सिस है वो इस सर्कल के पास आता जाएगा। और जैसे ये सर्कल इसको टच कर लेगा, ये सर्कल ये हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया। जैसे ये इधर आने लगेगा, ये सर्कल हो गया, रेडिकल एक्सिस इधर आ जाएगा, रेडिकल एक्सिस इधर चले जाएगा, सर्कल इधर मूव कर रहा था, रेडिकल एक्सिस इधर चले जाएगा। और जैसे ये इसको टच करेगा यहाँ पर, रेडिकल एक्सिस यहाँ प्रकट हो जाएगा। और रेडिकल एक्सिस यहाँ पर प्रकट होने के बाद वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारी कहानी आपको रेडिकल एक्सिस की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। आज आपकी क्लास होगी, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई डाउट होगा तो फिर क्लियर करें। ओके।